अरे ममता सुनो, आज शाम को प्राची बिटिया को कह देना घर जल्दी आ जाए। और हाँ, उसे अच्छे से तैयार भी कर देना। राम सिंह जी ने ऑफिस जाते जाते दरवाजे से ही अपनी पत्नी ममता जी को आवाज़ लगाते हुए कहा। तो ममता जी बोली, अच्छा ठीक है, मैं उसे कह दूंगी। तभी राम सिंह जी ने फिर से कहा, अरे हाँ, प्राची से ये भी कह देना कि ढोकले बना ले, उसके ढोकले बहुत अच्छे बनते हैं। अरे हाँ बाबा, हाँ सब कह दूंगी। और कुछ हंसते हुए ममता जी ने कहा। तो राम सिंह जी बोले, और कुछ नहीं, सब तैयारी करके तुम भी समय से तैयार हो जाना। शाम को 5 बजे तक वो लोग आ जाएंगे। इतना कहकर राम सिंह जी ऑफिस के लिए निकल गए। आज राम सिंह जी की इकलौती बेटी प्राची को देखने के लिए लड़के वाले आ रहे थे, इसलिए राम सिंह जी थोड़ा सा चिंतित थे। चाहते थे कि सब कुछ अच्छे से हो जाए। राम सिंह जी और ममता जी दोनों ही नौकरी पेशा थे, तो घर में किसी भी प्रकार की कोई कमी नहीं थी। अच्छा खासा संपन्न और कुशल परिवार था। आज लड़के वालों के स्वागत के उपलक्ष्य में ममता जी ने ऑफिस से छुट्टी ले ली थी और अपनी लाडली बेटी डॉक्टर प्राची को भी कह दिया कि वो घर जल्दी आ जाए। सुबह से ही ममता जी काम में जुट गईं। सारा घर उन्होंने शीशे की तरह चमका दिया और नाश्ते की भी तैयारी कर ली। इधर अपने माता पिता की आज्ञाकारी बेटी प्राची भी शाम होने से पहले ही घर आ गई। डॉक्टर होते भी वो एक बहुत ही घरेलू किस्म की लड़की थी, इसलिए घर आते ही अपनी माँ के कामों में हाथ बटाने लगी। माँ के साथ मिलकर उसने ढोकले बनाए और फिर रसोई के काम को समाप्त कर दोनों माँ बेटी तैयार होने के लिए अपने कमरे में आ गईं। जैसे ही प्राची तैयार होकर कमरे से बाहर आई तो उसको यूं सादगी से तैयार हुआ देखकर राम सिंह जी और ममता जी दोनों ही खुशी से फूली नहीं समा रहे थे। राम सिंह जी ने आगे बढ़कर उसे गले से लगा लिया तो ममता जी ने दोनों हाथों से उसकी बलैया लेते हुए कहा, नजर न लगे हमारी बिटिया को। वो बोल ही रही थी कि तभी डोरबेल बजी। राम सिंह जी ने आगे बढ़कर दरवाजा खोला तो लड़के वाले ही आए थे। आइए साहब, अंदर आइए, कहते हुए राम सिंह जी उन्हें अंदर लेकर आ गए। दोनों तरफ से अपना अपना परिचय दिया। तब तक प्राची चाय लेकर आ गई। तभी लड़के के पिता मनोहर जी ने कहा, अरे बेटी, इस चाय की कोई जरूरत नहीं, तुम कुछ देर हमारे पास बैठो। तो नजरें झुकाकर प्राची अपनी माँ के पास जाकर बैठ गई। तभी मनोहर जी बोले, बेटा आप क्या करती हैं? जी मैं सिटी हॉस्पिटल में एक डॉक्टर हूँ। इसी बीच में लड़के की माँ साधना जी ने अपनी पहली दृष्टि से पूरे हाल का मुआयना करते हुए सामने दीवार पर टंगी बड़ी सी पेंटिंग को देखकर पूछा, ये पेंटिंग क्या प्राची ने बनाई है? जी हाँ, ये प्राची ने बनाई है, इसे चित्रकार का बहुत शौक है। तभी लड़की सुमित ने सवाल किया, पेंटिंग के अतिरिक्त आपकी और क्या क्या हॉबीज हैं? इससे पहले प्राची को जवाब देती लड़के की माँ साधना जी बोल उठी, एक डॉक्टर को चीर फाड़ के अलावा और भला क्या शौक हो सकता है? साधना जी की ये बात सुनकर प्राची के मन को बहुत ठेस पहुंची। उसके माता पिता भी बहुत आहत हुए, पर मौके की नजाकत को देखते हुए उन लोगों ने चुप रहना ही मुनासिब समझा। और प्राची ने भी बहुत मुश्किल से अपने आप पर काबू रखते हुए कहा, जी हाँ, बिल्कुल सही कहा आपने, मेरा प्रोफेशन ही मेरा पैशन है। मैं अपने काम पे पूरी तरह से समर्पित हूँ। मेरे लिए मेरा काम ही मेरी प्राथमिकता है। मेरे जीवन में बाकी सभी चीज़ों का स्थान उसके बाद ही आता है। इतना कहकर वो चुप हो गई। तभी माहौल को हल्का करते हुए राम सिंह जी ने कहा, ममता तुम प्राची के साथ मिलकर नाश्ता लगा दो। जी हम अभी लगाते हैं। कहते हुए ममता जी प्राची के साथ रसोई घर में चली गईं। तभी राम सिंह जी ने सुमित से सवाल किया, बेटा आपने आगे क्या करने का सोचा है? जी अंकल, मैं पापा के बिजनेस को ही ऊंचाइयों तक ले जाना चाहता हूँ। अच्छा बेटा, ये तो बहुत बढ़िया बात है। तभी ममता जी प्राची के साथ नाश्ते की ट्रे लेकर आ गई। ये लीजिए, आप लोग नाश्ता कीजिए, सब कुछ घर पर ही बनाया है, ममता जी ने नाश्ते की प्लेट लगाते हुए कहा। तब एक बार फिर साधना जी बोल उठी, क्या ये सब कुछ प्राची ने बनाया है? बस मिलजुल कर ही बनाया है सब ने, वैसे ढोकले इसी ने बनाए हैं। ये ढोकले बहुत अच्छे बनाती है, ममता जी ने कहा। तो मनोहर जी बोले, अच्छा तो बिटिया एक अच्छे डॉक्टर होने के साथ साथ पाक कला में भी निपुण है। इतना कहकर उन्होंने ढोकले का एक पीस उठाया और खाते ही उसकी बहुत प्रशंसा की। तभी सुमित ने कहा, वाह, ढोकले तो वाकई बहुत स्वादिष्ट बने हैं। लेकिन साधना जी बिल्कुल खामोश बैठी थी। सभी उनके इस व्यवहार से हतप्रभ थे। किसी को कुछ समझ नहीं आ रहा था कि आखिर उनके इस व्यवहार की वजह क्या है। यदि उन्हें प्राची के डॉक्टर होने से इतराज था तो ये बात तो वो पहले से ही जानती थी, तो फिर वो उसको देखने के लिए आई ही क्यों? अभी प्राची और उसके माता पिता के दिमाग में इन्हीं सब सवालों ने धमा चौकड़ी मचाई हुई थी कि तभी अचानक से साधना जी की आवाज़ एक बार फिर गूंज उठी, बेटा क्या तुम हर वक्त जीन्स टॉप ही पहनती हो? उनके इस अप्रत्याशित से सवाल पर राम सिंह जी और ममता जी एक पल को स्तब्ध से हो गए। पर प्राची ने बहुत ही शांत स्वर में बिना विचलित हुए उत्तर दिया,
जी हाँ, मैं अधिकतर जीन्स टॉप ही पहनना पसंद करती हूँ क्योंकि आंटी जी, आप जानती हैं महानगरी जीवन कैसा होता है। यहाँ बेंगलुरु की इस भाग-दौड़ भरी ज़िंदगी में और अपने प्रोफ़ेशन में मैं जीन्स टॉप में ही कंफर्टेबल होती हूँ। इतना कहकर वो चुप हो गई। तभी मनोहर जी ने कहा, "ये कैसी बातें कर रही हो? साधना क्यों जी? मैं तो सिर्फ़ एक साधारण सा सवाल किया है। इसमें गलत क्या है?" तभी सुमित ने कहा, "मम्मी, आप भी ना, क्या फ़र्क पड़ता है इन सब से?" "फ़र्क पड़ता है बेटा, बहुत फ़र्क पड़ता है। लोग मुझसे सवाल करेंगे, मुझे लोगों को समझाना मुश्किल हो जाएगा। तू नहीं समझेगा इन बातों को।" इतना कहकर उन्होंने फिर प्राची से एक और सवाल किया, "क्या तुम आज भी साड़ी नहीं पहन सकती थी?" साधना जी की इस बात का भी प्राची ने विनम्रता से उत्तर दिया, "जी आंटी, आप शायद अपनी जगह सही हैं, पर मैं आप लोगों के सामने किसी भी तरह का दिखावा नहीं करना चाहती थी। बस मैं जैसी हूँ और जैसे रहती हूँ, वैसा ही मैं आप लोगों के सामने आना चाहती थी। मैं किसी भी किस्म के आडंबर या दिखावे में विश्वास नहीं रखती हूँ।" इतना कहकर उसने दोनों हाथ नमस्कार की मुद्रा में जोड़ दिए। तभी सुमित ने कहा, "आपने बिल्कुल सही कहा प्राची। एक दिन झूठ-मूठ का दिखावा करके सामने वाले को धोखे से रखने में तो मैं बिल्कुल विश्वास नहीं रखता हूँ।" सुमित ने अभी अपना वाक्य पूरा ही किया था कि साधना जी उठकर खड़ी हो गई और कहने लगी, "भाई साहब, अब हम लोगों को इजाज़त दीजिए। हमारा जो भी फैसला होगा, एक दो दिन में विचार करके जवाब दे देंगे।" इतना कहकर वे लोग वहां से निकल गए। इधर प्राची और उसके माता पिता तीनों ही हतप्रभ थे। कुछ पल तो को एकदम सन्नाटा सा छा गया। तभी चुप्पी को तोड़ते हुए राम सिंह जी ने कहा, "अरे हीरा है हमारी बेटी, हीरा, और हीरे की परख जोहरी ही कर सकता है। अफसोस कि वे लोग इस हीरे को कहाँ समझ बैठे हैं।" तभी ममता जी भी बोल पड़ी, "बिल्कुल सही कहा आपने। हमारी बेटी हमारा गुरूर है।" ये कहकर माता पिता दोनों ने ही सामने खड़ी प्राची को गले से लगा लिया। कुछ ही दिनों में सब कुछ समान हो गया और पूरा परिवार इस बात को भूल भी चुका था। लेकिन फिर कुछ ही समय बीता होगा कि एक और रिश्ता आया। प्राची के लिए पिछली बार की घटना से आहत प्राची इस बार अपनी गलती को शायद दोहराना नहीं चाहती थी। इसलिए तैयार होने से पहले ममता जी से बोली, "मम्मी, मैं सलवार सूट या साड़ी।" प्राची बस इतना ही बोल पाई थी कि ममता जी बीच में ही बोल पड़ी, "नहीं, कोई जरूरत नहीं है बेटा। हमारी बेटी जैसी है, अगर वैसे ही किसी को पसंद है तो ही हम तेरा हाथ किसी के हाथ में देंगे, वरना नहीं। कोई समझौता नहीं होगा। तेरे जीवन के साथ किसी और की संकीर्ण मानसिकता के लिए तुझे स्वयं को बदलने की कोई ज़रूरत नहीं है। और फिर जिन लोगों की सोच इतनी छोटी हो, वो लोग तुझे भला क्या खुशी दे पाएंगे? नहीं देनी हमें ऐसे घर में अपनी बेटी बेटी को।" तो प्राची ने आज भी जीन्स टॉप पहन लिए। सब लोग तैयार होकर लड़के वालों का इंतजार करने लगे। तो कुछ देर बाद ही वो लोग भी आ गए। सभी ने एक दूसरे का अभिवादन किया। आपसी परिचय के आदान प्रदान और थोड़ी औपचारिक बातचीत के बाद ही लड़के की माँ सावित्री जी बोल उठी, "ममता जी, हमें आपकी बिटिया बहुत पसंद है। हमारी तरफ से रिश्ता पक्का समझिए। यदि आप लोगों को हमारा बेटा पसंद हो।" तभी राम सिंह जी कहने लगे, "ये तो हमारे लिए बहुत सौभाग्य की बात होगी कि हमारी बेटी आपके घर की शोभा बने। लेकिन मैं चाहूंगा कि एक बार प्रशांत और प्राची भी एकांत में बातचीत कर लें तो बेहतर होगा।" "जी अवश्य। आपने तो मेरे मुंह की बात छीन ली," लड़के की माँ सावित्री जी ने कहा। तो फिर सभी बड़ों की सहमति से प्रशांत और प्राची बाहर लॉन में घूमने के लिए निकल गए। थोड़ी औपचारिक बातचीत के बाद चलते चलते प्राची ने अचानक से पूछा, "क्या आपको और आपके परिवार को मेरा यूं जीन्स टॉप पहनना नागवार तो नहीं गुजर रहा?" तो प्रशांत ने कहा, "अरे प्राची जी, मेरे मम्मी पापा मुझसे भी ज्यादा बड़ी सोच रखते हैं। उन्हें इन सब बातों से कोई फर्क नहीं पड़ता। आपका पहनावा आपके चरित्र का प्रमाण पत्र नहीं हो सकता। आपके पहनावे से ज्यादा हम सभी के लिए ये बात मायने रखती है कि आपकी सोच कैसी है। आज मेरी भी तो एक छोटी बहन है, वो भी तो वेस्टर्न आउटफिट ही पहनती है। फिर हम आप पर ही पाबंदी क्यों लगाकर रखें भला? आप में और मेरी बहन में क्या फर्क है? ये दोहरे मापदंड लोग क्यों अपनाते हैं भला? मैं नहीं जानता। मैंने तो बचपन से ही अपने घर में मम्मी पापा की खुली सोच को ही देखा है।" तो प्राची ने कहा, "नमन करती हूँ मैं आपकी और आपके परिवार की सोच को। अच्छा जी, वो सब तो ठीक है, लेकिन क्या आप मेरे विषय में कुछ जानना नहीं चाहेंगे?" प्रशांत ने कहा। तो प्राची बोली, "जी नहीं, आपने अपनी सोच का उदाहरण तो मेरे सामने पहले ही पेश कर दिया, तो आप कुछ विशेष नहीं है पूछने को।" तो फिर रिश्ता पक्का बोलकर प्रशांत मुस्कुराने लगा और दोनों घर के अंदर आ गए। उन दोनों को मुस्कुराता हुआ देखकर किसी को कुछ पूछने की जरूरत ही महसूस नहीं हुई। लड़के के पिता सुभाष जी कहने लगे, "बधाई हो भाई साहब, वो मीठा नहीं कराएंगे?" तो ममता जी जल्दी से रसोई में जाकर मिठाई ले आई। हंसी खुशी के माहौल में रिश्ता पक्का हो गया और 1 महीने बाद की शादी की तारीख भी तय कर दी। दोनों तरफ से शादी की तैयारियां जोरों शोरों से चल रही थी। समय बीता तो आखिर वो दिन भी आ ही गया जिसका सभी को इंतजार था। राम सिंह जी व ममता जी ने धूमधाम से शादी कर अपनी बेटी प्राची को विदा किया।
प्राची विदा होकर ससुराल आ गई। घर के सभी लोग बहुत खुश थे। प्राची ने बहुत ही अच्छी तरह से घर और हॉस्पिटल दोनों की जिम्मेदारी संभाल रखी थी। उधर सुमित के माता पिता अपने बेटे के लिए किसी घरेलू किस्म की लड़की की तलाश में थे। बहुत मेहनत के बाद आखिरकार उन लोगों को अपनी पसंद की बहुत ही सुंदर दिखने में शर्मीली सी एक आदर्श और संस्कारी लड़की मिल ही गई, जिसका नाम था साक्षी। साक्षी ने ग्रेजुएशन किया था। वो एकदम घरेलू किस्म की लड़की थी। जब मनोहर जी और साधना जी उसको देखने गए तो उसने बड़े ही अदब से सर पर पल्लू रखकर उन लोगों के पैर छुए तो साधना जी तो जैसे उसकी इस अदा पर फिदा हो गई। कहने लगी, बहू हो तो ऐसी, मेरी तरफ से तो आज ही रिश्ता पक्का समझिए। उन्होंने और कुछ भी जानने समझने की जरूरत ही नहीं समझी, क्योंकि साड़ी पहनना और सर पर पल्लू लेकर सभी बड़ों के पैर छूना एक आदर्श भारतीय नारी के संस्कारों की पहचान जो है। अब सभी के चेहरे पर एक मुस्कुराहट थी। विशेषतः साधना जी तो खुशी से फूल ही नहीं समा रही थी, क्योंकि उनकी साड़ी वाली बहू की तलाश जो पूरी हो गई थी। और बस फिर क्या था, फौरन ही सुमित और साक्षी की सगाई हो गई। कुछ दिनों में साक्षी और सुमित एक खूबसूरत बंधन में बंध गए। अब तो जैसे साधना जी के पैर जमीन पर ही नहीं पड़ रहे थे। सबसे कहती फिरती थी कि देखो मेरी बहू में संस्कार कूट कूट कर भरे पड़े हैं। वो दिखाई के लिए आई हुई सभी औरतों भी तारीफों के पुल बांधते नहीं थक रही थी। शादी के 2 दिन बाद ही बेटे बहू हनीमून के लिए चले गए। लगभग 15-20 दिन के बाद वापस आए तो एक दिन साधना जी ने कहा, साक्षी बेटा आज नाश्ते में आलू के पराठे बना लेना, सुमित को बहुत पसंद है। तो साक्षी बोली, मम्मी जी मुझे तो आलू के पराठे बनाने ही नहीं आते। ये सुनकर साधना जी अवाक होकर उसका मुंह देखते रह गईं। उन्हें कुछ समझ नहीं आ रहा था कि वो उसकी इस बात पर क्या प्रतिक्रिया दें। फिर भी उन्होंने मौन रहना ही बेहतर समझा। सोचने लगी कि हो सकता है बाकी कामों में वो पारंगत हो, कोई ज़रूरी तो नहीं कि सब काम सभी को आता हो। लेकिन धीरे धीरे साक्षी के रंग ढंग सभी के सामने आने लगे। उसे ढंग से घर का कोई भी काम नहीं आता था और साधना जी उसे सिखाने की कोशिश भी करती तो वो सीखना भी नहीं चाहती थी। उसे घर के कामों में कोई दिलचस्पी नहीं थी। उसे तो बस बन ठन कर रहना, घूमना फिरना, सहेलियों के संग किटी पार्टी बनाना, बस ये सभी अच्छा लगता था। ये देख साधना जी को अपनी भूल का एहसास होने लगा था कि साड़ी वाली बहू के चक्कर में उन्होंने कितनी बड़ी गलती कर दी। पर अब कर भी क्या सकती थी सिवाय पछताने के। उनके पास कोई चारा भी तो नहीं था। एक दिन साधना जी की सभी सहेलियां उनके घर पर आईं तो साधना जी उन सबके सामने ही साक्षी की तारीफों के पुल बांधना शुरू कर दिए कि मेरी बहू अप्सरा है, बिल्कुल अप्सरा। देखो जहां आजकल की लड़कियां जीन्स टॉप में घूमती हैं, वही हमारी साक्षी आज भी साड़ी पहनती है और सर पर पल्लू भी लेती है। कहते हुए उन्होंने साक्षी को आवाज़ लगाई, साक्षी बेटा मेरी सहेलियां आई हैं, जरा उनके लिए 4-5 गिलास जूस ले आना। पर सामने से कोई जवाब नहीं मिला तो साधना जी उठने ही वाली थी कि तभी साड़ी पहनकर सिर पर पल्लू लिए सजी धजी साक्षी बाहर हॉल में आई। आते उसने साधना जी की सभी सखियों के पैर छुए। ये देख साधना जी की सहेलियां उसकी ओर प्रशंसा भरी निगाहों से देखने लगी। उनकी एक सखी कहने लगी कि साधना तू तो बहुत खुशनसीब है जो तुझे ऐसी हीरे जैसी बहू मिली। एक तेरी बहू है और एक मेरी बहू को देखो, ना चूड़ी पहनती है, ना पायल, ना माथे पर बिंदिया और ना ही मांग में सिंदूर। बस सारा दिन छोटे छोटे कपड़े पहनकर अंग्रेजी में किटपिट करती रहती है। ये सुनकर सभी सहेलियां हंसने लगी तो साधना जी ने साक्षी से कहा, बेटा मैंने तुम्हें जूस लाने के लिए आवाज़ लगाई थी, क्या हुआ? तो साक्षी साधना जी की ओर मुख खाते होकर बोली, मम्मी जी मैं आपके बुलाने पर बाहर नहीं आई, आज मेरी किटी पार्टी है, मुझे देर हो रही है इसलिए मैं जा रही हूँ, रात को खाना बाहर ही खाकर आऊँगी। इतना कहकर वो वहाँ से चली आई। अब तो साधना जी की निगाह शर्म से धरती में गड़ी जा रही थी। अब वही सहेलियां जो पहले तारीफ करते नहीं थक रही थी आपस में खुसर फुसर करने लगी कि देखो तो सही कैसे झट से निकल गई। अरे इससे तो लाख गुना अच्छी है मेरी बहू, भले ही साड़ी ना पहनती हो पर ऐसा तो कभी नहीं करती। उनमें से एक सहेली ने कहा, तो अब साधना जी को तो जैसे काटो तो खून नहीं। उनका रोने का दिल कर रहा था पर सबके सामने रो भी नहीं सकती थी। अपने आप को संभालते हुए साधना जी ने कहा, तुम लोग बैठो, मैं अभी सबके लिए जूस लेकर आती हूँ। तो सब कहने लगी, अरे नहीं साधना तू रहने दे, तू क्यों परेशान हो रही है, वैसे भी अभी हमें निकलना है। कहकर साधना जी से इजाज़त लेकर वे सभी सखियाँ वहाँ से निकल गईं। तो साधना जी चुपचाप सर झुकाए बैठी रहीं। तभी कुछ देर बाद उनका फ़ोन बज उठा तो एक पल के लिए उनके होठों पर मुस्कान आ गई। जैसे ही फ़ोन उठाया तो सामने से आवाज़ आई, हेलो साधना कैसी हैं?
क्या हाल है तेरी? तो कुछ खोज खबर ही नहीं है। हमारी याद वाद आती हुई है कि नहीं? अरे तू रुकेगी भी या बोलते ही चली जाएगी? और तू बोल कहाँ से रही है? आज अचानक तुझे मेरी याद कैसे आई? साधना जी ने अपनी सखी सावित्री के प्रश्नों का जवाब देते हुए कहा। तो सावित्री बोली, अरे मोहतरमा, हम आप ही के शहर में आ गए। हमारे पतिदेव का तबादला इसी शहर में हो गया है। अरे ये तो बहुत अच्छी बात है, साधना जी ने कहा। तो सावित्री बोली, अच्छा अब तू ये बता कि तू मुझसे मिलने कब आ रही है? मैं तुझसे मिलने के लिए बहुत बेचैन हो रही हूँ। तो बेटी की शादी में भी नहीं आई? तो साधना जी बोली, हाँ कुछ व्यस्तता ही ऐसी रही कि आ नहीं पाई। कल आती हूँ तुमसे मिलने के लिए, कहकर साधना जी ने फ़ोन रख दिया। दूसरे दिन सुबह साधना जी अपनी बचपन की सहेली से मिलने के लिए बहुत ज़्यादा उत्साहित थी। सब काम निपटाकर फटाफट तैयार होकर वो निकल पड़ी उनके घर की ओर। जैसे ही साधना जी सावित्री के घर पहुंची, उन्होंने दरवाज़ा खोला और दोनों सहेलियां वहीं दरवाजे पर एक दूसरे के गले लगकर रो पड़ी। दोनों कम से कम 15 साल के अंतराल के बाद जो मिली थी, जबकि बचपन में दोनों एक दूसरे के बगैर खाना भी नहीं खाती थी। लेकिन अब कुछ तो दूरियां और कुछ घर परिवार की जिम्मेदारियों के चलते दोनों का आपस में मिलना ही नहीं हो पाया था। आज मिलते ही दोनों की आंखों से खुशी के आंसू बह निकले। कुछ पल तक दोनों यूं ही एक दूसरे के गले लगकर रोती रहीं। फिर थोड़ा संयत होकर सावित्री जी बोली, आओ अंदर चलकर बैठते हैं, कहते हुए वो साधना जी को लेकर अंदर कमरे में आ गई। दोनों सहेलियां भी बातों में ही मशगूल थीं कि तभी एक हल्की सी दस्तक के साथ कमरे का दरवाजा धीरे से खुला। सावित्री जी की बेटी कॉलेज से आई थी। आते ही बोली, अरे मम्मी, आप कल से आंटी का इतना बेसब्री से इंतजार कर रही हैं, जरा हमारा भी तो इंट्रोडक्शन करवा दीजिए आंटी से। हाँ हाँ बेटी ज़रूर, क्यों नहीं, कहते हुए सावित्री साधना जी की और मुखातिब होते हुए बोली, ये मेरी लाडली बिटिया रानी, जिसे हम सब प्यार से गुड़िया बुलाते हैं। और गुड़िया, यह है तुम्हारी साधना आंटी। गुड़िया अपनी भाभी से कहो आंटी के लिए कुछ ठंडा ले आएंगी। हाँ मम्मी, कहकर गुड़िया वहां से मुड़ी ही थी कि तभी सावित्री जी की बहू प्राची कमरे में आई। नमस्ते आंटी जी, कहते हुए उसने साधना जी का अभिवादन किया और बोली, आंटी जी गर्मी बहुत है, ठंडा ठंडा जूस पीजिए। तो जैसे ही साधना जी ने जूस का गिलास लेने के लिए ऊपर की ओर नजर उठाई तो हैरान रह गई। जूस देते ही प्राची उन सबके नाश्ते की तैयारी करने के लिए रसोई घर में चली गई। तभी साधना जी ने अचरज भरी निगाहों से सावित्री जी से पूछा, सावित्री ये? हाँ साधना, ये प्राची है, मेरी बहू। प्राची, हीरा है, हीरा हमारी बहू। डॉक्टर है लेकिन फिर भी तनिक भी घमंड नहीं है। गृह कार्य में इतनी दक्ष है कि कुछ पूछो ही मत। घर और हॉस्पिटल दोनों की जिम्मेदारी बखूबी निभाती है। मुझे तो एक ही काम को हाथ तक नहीं लगाने देती। पूरा घर संभाल रखा है इसने। एक ही सांस में इतना सब कुछ बोलकर सावित्री जी ने एक गहरी सांस ली। तभी कुछ देर बाद ही प्राची फिर नाश्ते की ट्रे लेकर हाजिर हो गई। ब्रेड, रसमलाई, ढोकला और सैंडविच, इतनी सारी चीजें देखकर साधना जी आश्चर्यचकित रह गईं। इससे पहले कि वो कुछ कह पाती, सावित्री जी की आवाज गूंज उठी, ये सब हमारी प्राची ने अपने हाथों से बनाया है। बहुत ही स्वादिष्ट भोजन बनाती है हमारी बहू। रानी प्राची फिर से नाश्ता रख कर वापस चली गई। साधना जी अभी तक स्तब्ध सी बैठी थी। तभी सावित्री जी ने सवाल किया, बोल साधना, कैसी लगी मेरी बहू? सच में सावित्री हीरा है तेरी बहू? तो हीरा, मैंने जिस हीरे को कांच समझकर ठुकरा दिया था, तेरी पारखी नजरों ने उसे पहचान ही लिया। कहते कहते साधना जी की आंखें भर आईं। तभी मौके की नज़ाकत को भांपते हुए सावित्री जी ने कहा, साधना अब बीती बातों को भूल कर नाश्ता करो। जो हुआ ठीक है, जाने दो। पिछली बातों को याद करने से सिर्फ दुखी हासिल होगा। हाँ सावित्री, तू ठीक ही कह रही है। पिछली बातों को भूल जाने में सबकी भलाई है। ये शायद मेरी रूढ़िवादी सोच की ही सजा मुझे मिल रही है। कहते कहते साधना जी की आंखें फिर से छलछला गईं। फिर दोनों सहेलियों ने नाश्ता करते हुए ढेर सारी बातें की। अपने तन मन की सारी बातें कहकर दोनों ने मन हल्का कर लिया। शाम होने लगी तो साधना जी ने सावित्री से जाने के लिए इजाज़त मांगते हुए कहा, सावित्री अब मैं चलती हूँ, बहुत देर हो गई है। अब तो मिलना जुलना लगा ही रहेगा। अब तू बता, तू कब आ रही है मेरे पास? तो सावित्री जी बोली, मन तो नहीं भरा बहन, पर आज अब शाम हो गई तो तुझे और रोक भी नहीं सकती हूँ। मैं जल्दी ही तेरे यहाँ आने की कोशिश करूंगी। इतना कहकर सावित्री ने उन्हें प्राची के हाथ के बनाई हुई एक पेंटिंग गिफ्ट करते हुए कहा, साधना ये पेंटिंग मेरी बहू ने अपने हाथों से बनाई है। पेंटिंग को हाथ में लेती साधना जी की आंखों में आंसुओं की अविरल धारा बह निकली। आज सावित्री से विदा लेकर घर की ओर जाते हुए बार बार साधना जी के मन में बस यही विचार आ रहे थे कि सिर्फ पहनावे पर जाकर मैं सब कुछ गंवा आई। कपड़े तो मन तन ही ढकते हैं, गुण ढक देते हैं सारी बुराई। घर को ढक ले जो आंचल में, वही एक लाखों में है। फिर पहने जीन्स चाहे वो साड़ी, ना समझी ये बात मैं अनाड़ी। ना जाओ किसी के पहनावे पर, ये बात मुझे समझ में अब आई। सखी
साकी कहते हुए साधना जी आज पछतावे की आग में जल रही थी। तो दोस्तों, आपको ये कहानी कैसी लगी कमेंट करके हमें ज़रूर बताएं। अगर आप सभी को कहानी अच्छी लगी हो तो आप हमारी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं आप सभी से नेक्स्ट वीडियो में नई कहानी के साथ में। थैंक यू।